नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी। एनडीए की मंगल मिलन बैठक जो है वो शुरू हो गई है। अमित शाह और नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए सांसद और सहयोगी दल मौजूद हैं। सांसदीय रणनीति पर मंथन जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज एनडीए की बड़ी बैठक है और ऐसे में इस बैठक में अमित शाह और नितिन नवीन जो है वो पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और एनडीए सांसद और सहयोगी दल मौजूद हैं। सांसदीय रणनीति पर मंथन जारी है। संसद परिसर स्थित जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए सहयोगी दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष इसके साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और बिहार सरकार में मंत्री नितिन और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बैठक को संसद की मौजूदा सत्र और आगामी राजनीति कार्यक्रम के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के विधायी एजेंडा, विभिन्न राज्यों के राजनीतिक हालातों, विकास योजनाओं और जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करके संगठन और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके अलावा संसद में विपक्ष के रुख और विभिन्न मुद्दों पर एनडीए की रणनीति को लेकर भी मंथन होने की संभावना है। बैठक में सहयोगी दलों के नेताओं के सुझाव भी लिए जा रहे हैं, जिससे गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में एनडीए की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है। लाठीचार्ज के बाद से बीजेपी का झारखंड बंद का आह्वान है और आज एबीवीपी करेंगे विधानसभा का घेराव और नाराज छात्रों का ऐलान है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रांची में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद करने का आह्वान कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बंद की घोषणा की है। बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर चर्चा है और ऐसे में रांची में छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। झारखंड बंद ऐलान के बाद से रांची पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की ओर से संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। रांची पुलिस की नजर खासतौर पर जयपाल सिंह स्टेडियम में मौजूदा छात्रों पर भी है। ऐसे में पुलिस की आशंका है कि बंद के दौरान छात्र आंदोलन को लेकर शहर में कहीं भी स्थिति बिगड़ सकती है और इसको देखते हुए जयपाल सिंह स्टेडियम में विधानसभा तक सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। ऐसे में अब पुलिस की पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं चर्चा में। उनसे जानते हैं कि 18 दिन आज हो गए हैं, छात्र जो है वो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है, तो सर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए अनीता, ये पूरा जिस तरीके से हम पहले दिन से बात कर रहे थे पूरे मूवमेंट को लेके, मुझे लगता है कि आज वो घड़ी आ गई है जब ये कह सकते हैं कि ये पूरा मूवमेंट जो है वो उसमें सकारात्मक कुछ कई सारी चीजें भी सामने निकल के आए हैं और उसके बावजूद भी अगर ये देखा जाए तो गतिरोध लगातार बना हुआ है। किसी बात पे सहमति नहीं बनी है, जबकि सरकार ये कह रही कि हमने सारी बातें मान ली है। और झारखंड लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा रद्द की गई है उसके गुनाहगार 3 बड़े अधिकारियों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है। बावजूद भी बच्चे मानने को राजी नहीं है, पीछे से उनको उकसा जाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड को बंद बुलाया है तो उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करने के लिए कूद चुकी है। जी बिल्कुल। ऐसे में सर बीते दिनों आदित्य साहू जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको नजरबंद किया गया था, तो क्या सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है? नहीं, मुझे लगता है नजरबंद
नहीं है। जिसको नजरबंद किया जा रहा है वो भी किसी न किसी रूप पे इस देश के नागरिक है, छात्र हैं या जो भी हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल। सब लोग मूवमेंट में आ सकते हैं तो उनको नजरबंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से साफ और क्लियर हो गई हैं कि इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था और क्या था। बिल्कुल, ऐसे में छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है सर, तो क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? पुलिस वालों की तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दो इसमें चीजें ये हैं, अगर हम जंतर मंतर का मूवमेंट देखें, जब चाहे छात्रों या कोई भी हो, जब बहुत ही संवेदनशील इलाका पार्लियामेंट में जब घुसने की कोशिश जब करते हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बचाव करेगी। अब झारखंड विधानसभा में जिस तरीके से कल घुसे हैं, आपको पता होना चाहिए 6 क्रीमी लेयर्स की 6 लेयर की सिक्योरिटी होती है। 5 लेयर की सिक्योरिटी को फांद के बच्चे वहां चले गए। जब चले जा रहे हैं तो उसके बाद में तो सरकार को अपना बल तो उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में सर आज 18 दिन हो गए, छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर आज भी बातचीत और सहमति नहीं बनी तो छात्र कब तक रह सकते हैं यहाँ पर? क्या लग रहा है कि कब तक बातचीत का ये समाधान निकलेगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि जो मांगे इनकी रही हैं वो तकरीबन मांग ली गई है, पूरी हो गई है इनकी और सरकार सहमत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवमेंट जब आगे बढ़ रहा है तो इसमें मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टी कूद जाती है सार्वजनिक तौर पे तो ये कहा जाएगा कि उसको हाईजैक कर लिया गया है और राजनीतिक पूरी तरीके से आंदोलन है। और वो कमोवेश मुझे लगता है ऐसा होता भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कूद गई है और उसको समर्थन दे दिया है खुल्लम खुल्ला और उसने बंद भी पूरा प्रदेश बुला दिया है। तो इसके अब जो आंदोलन है उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया है। अब जब राजनीतिक रूप दे दिया गया तो उसके मायने क्या होंगे वो मुझे लगता है देश की जनता अच्छी तरीके से बिल्कुल। और ऐसे में सर अब इस आंदोलन में अभी तक सिर्फ छात्र थे और अब बीजेपी भी आ गई है, तो अभी इससे क्या आप बोल रहे हो कि राजनीति रंग देने की कोशिश भी की जा रही है, तो कितना मुश्किल होगा हेमंत सोरेन सरकार के लिए अब ये? नहीं, इसमें सरकार अब जिस तरीके से पहले कदम उठा रही थी, उनको लगता था कि छात्र बैठे हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। अब राजनीतिक अगर पार्टी आ गई है तो सरकार थोड़ा सा संयम बरतेगी और इतनी जल्दी कोई निर्णय कोई फैसले लेगी नहीं कि भाई ये तो राजनीति का अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं छात्रों के आड़ में। तो मुझे लग रहा कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए सरकार अब बचेगी। ठीक है सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शहर के प्रमुख चौक और चौराहों पर और संवेदनशील जगहों पर संभावित प्रदर्शन स्थलों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। ऐसे में झारखंड में छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है। लाठीचार्ज के बाद से बीजेपी का झारखंड बंद का आह्वान है। वहीं भूकंप ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। कोलंबिया में भूकंप से तबाही देखने को मिल रही है और अब तक 111 लोगों की मौत हो गई है। कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया है और कई इमारतें ढह गई हैं, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई है। कोलंबिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और 4.7 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में 111 लोगों की मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। वहीं लगभग घायलों की बात करें तो 170 लोग घायल बताए जा रहे हैं। EMSC के अनुसार भूकंप की शुरुआती तीव्रता 7.4 थी और इसका केंद्र 115 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं कोलंबियाई जियोलॉजिस्ट सर्विस ने शुरुआती तीव्रता जो है 6.7 बताई है। तेज झटकों के कारण लोगों को अपने घरों और इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। भूकंप के ये झटके राजधानी बगोटा के साथ साथ पड़ोसी देशों वेनेजुएला और साथ ही इक्वाडोर में भी महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र बगोटा स्थित लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में सैन्य होजे डोल पाल्मर के पास था। ऐसे में कोलंबिया के नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई है और इसके साथ ही कहा गया है कि ये गहराई जो है काफी अंदर तक थी, जिसके बाद से भूकंप ने पूरी तरह से तबाही मचाई है और 111 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में झटके महसूस होने की खबर भी आई, जिसके बाद से जबरदस्त भूकंप के झटके कोलंबिया की राजधानी बगोटा में महसूस किया गया। हालांकि कोलंबियाई जियोलॉजिस्ट सर्विस ने शुरुआती तीव्रता 6.7 मापी है।
वहीं दिल्ली में आयोजित एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की वेडिंग रिसेप्शन में राजनीतिक गलियारों में खास ध्यान खींचा है। और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और एक साथ नजर आए हैं। और कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आने के बाद से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिसेप्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और पवार परिवार से मुलाकात की। राजनीतिक मतभेदों से इतर इस परिवार समारोह में नेताओं की मौजूदगी ने एक अलग ही संदेश भी दिया। खासतौर पर पीएम मोदी, अमित शाह और शरद पवार के एक साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसको लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि ये एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम था, लेकिन इसमें देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक मंच पर दिखाई दिए। इस समारोह में शामिल नेताओं ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी और परिवार के साथ समय बिताया। और अब इस हाई प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें और वीडियो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वहीं मुंबई में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कनक्लेव जो है वो आयोजित किया जाएगा और इस कनक्लेव का 11 और 12 को आयोजित होने वाला है। ऐसे में ये दिन बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के, उनके साझेदार देशों के 15 प्रमुख शहरों में प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और 4 सेंस होटल में आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य जो है वो सदस्य देशों के शहरों के बीच सहयोग को मजबूत करना और भविष्य की शहरी चुनौतियों के समाधान पर साझा रणनीति तैयार करना है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, स्मार्ट गवर्नेंस और टिकाऊ शहरी विकास, किफायती आवास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। आयोजन में विभिन्न देशों के मेयर, नीति निर्माता और शहरी विकास विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस मंच के जरिए शहर के बीच अनुभव और नवाचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। आयोजन का संचालन मुंबई फर्स्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सम्मेलन भविष्य के स्मार्ट और टिकाऊ शहरों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती देगा। वहीं झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान हुई घटनाओं की जांच तेज हो गई है और पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि प्रदर्शन के दौरान हुई हर गतिविधि की पड़ताल की जाएगी और इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन फुटेज और अन्य वीडियो रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की, जिसकी पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, सीबीआई जांच और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दल जो है वो सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं पटना में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपने नए अभियान यानी कि जेनजी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस अभियान के उद्देश्य जो है युवाओं को एक साझा मंच पर जोड़ना और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज को मजबूत करना बताया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे और इसके साथ कहा जा रहा है कि ये अभियान जो है पूरे देश भर में युवाओं को उनके अधिकारों, आवास, अवसरों और भविष्य से जुड़े सवालों पर जागरूक करने का प्रयास है। अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में संवाद कार्यक्रम, जनसभाओं और युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने की भी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। कार्यक्रम को लेकर छात्र संगठनों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश संगठन को मजबूत करने के लिए कई जिलों में नए जिला
अध्यक्षों की नियुक्ति की है और नई प्रदेश कार्यकारिणी की भी गठन की गई है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक बदलाव के जरिए पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में किए गए इस बदलाव को आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश की है ताकि इन विभिन्न वर्गों तक पहुंच जो है वो मजबूत हो सके। कांग्रेस लगातार बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती पर विशेष फोकस कर रही है। ऐसे में जिला अध्यक्षों और नई प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेदारी आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि ये बदलाव पार्टी को आगामी चुनाव में मजबूती देने का काम करेगी। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा ने इस साल नया इतिहास रच दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली है। पुलिस और प्रशासन के अनुसार सोमवार शाम तक करीब 4,34 लाख कांवड़ियों हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं अकेले अगर सोमवार की सिर्फ बात करें तो 63,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल भरा। सावन माह के साथ शुरू हुई यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और आज इसका समापन हो रहा है। हर की पौड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। ऐसे में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया गया। रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए गंगाजल लेकर जलाभिषेक के लिए प्रस्थान किया और प्रशासन ने इसे अब तक की सबसे सफल और सबसे बड़ी कांवड़ यात्राओं में से एक बताया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसे में सौरव गांगुली अभी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं और धमकी भरा पत्र उन्हें अपने कोलकाता स्थित ऑफिस में मिला है। सिर्फ गांगुली और उनकी पत्नी ही नहीं, उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र कुरियर से भी भेजा गया है जिसमें सभी बातें जो अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। गांगुली परिवार ने इसे मिलने की शिकायत ठाकुरपुर पुलिस थाने में करवाई है। सौरव गांगुली और उनके परिवार को पिछले 6 महीनों से लगातार धमकियां मिल रही थी। हालांकि सोमवार को जो 2 लेटर CAB के ऑफिस पहुंचा उसके बाद से बेहद ही आक्रामक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पहले उन्होंने कोई नाराज फैन समझकर धमकियों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बाद से 2 नए पत्र मिले जिसमें सौरव गांगुली और उनके परिवार के लिए नफरत भरी बातों के अलावा सौरव गांगुली और उनके स्टाफ को जान से मारने की भी बात कही गई है। CAB के ऑफिस में कुरियर से रिसीव हुए पत्र पर अरुण कुमार नाम भी लिखा हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल के बेलघारी क्षेत्र का निवासी है। लेटर में जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था पुलिस ने उसे खंगाला तो वो भी अरुण कुमार के नाम पर ही था। पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी। सौरव गांगुली ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर नहीं है जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले साल भी स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकी दी गई थी जिसके बाद से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, जिन्हें ISI कश्मीर के नाम से भी धमकी मिली है। सौरव गांगुली को ही इससे पहले 2017 में जान से मारने की धमकी मिली थी और वो मामला जो है क्रिकेट कार्यक्रम में जाने से मना करने से जुड़ा हुआ बताया गया था। वहीं MS धोनी, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद शमी को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में देर रात लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जिससे इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार पहला झटका रात को करीब 10:04 पर दर्ज किया गया जिसकी तीव्रता जो है 3.2 मापी गई। इसके बाद से करीब 1 घंटे के भीतर करीब 11 बजे दूसरा झटका महसूस हुआ जिसकी तीव्रता 3.4 दर्ज की गई। दोनों भूकंपों का केंद्र पालघर जिले के जुहार क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर था। लगातार 2 झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले जगहों पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन के मुताबिक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान और भवन क्षति या फिर किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों झटके हल्की श्रेणी के थे लेकिन लगातार आए भूकंपों ने स्थानीय लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। फिलहाल हालात जो है वो पूरी तरह से सामान्य है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश ने पहाड़ों में एक बार फिर से तबाही का खौफनाक मंजर दिखाया है। चमोली में बादल फटने के बाद से पहाड़ों से अचानक से ही तेज रफ्तार में मलबा और पानी नीचे की तरफ बहने लगा। देखते ही देखते मलबे का सैलाब रास्ते में आने वाले हर चीज को अपने साथ बहाता चला गया। इस भयावह मंजर को देखकर लोगों की रूह कांप उठी। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर चमोली से सामने आई है, जहां पर करीब 2 करोड़ लागत से बनी 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज तेज बहाव और मलबे की चपेट में आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मजबूत दिखने वाला पुल भी कुछ ही पलों में कागज की तरह बह गया। इस घटना ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान पैदा होने वाले खतरों की गंभीरता को सामने ला दिया है। उधर भारी बारिश का असर उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से सड़कें प्रभावित हुई हैं और आवाजाही बाधित हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले मार्गों पर भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में हालात जो है वो चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जगह जगह मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन और राहत बचाव कार्य टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में हालात जो है सामान्य करने की कोशिश जारी है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।